दोस्तों 2024 के चुनाव में पहली बार आज परमाणु बम गूंजा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन भारत के परमाणु हथियारों को खत्म करना चाहता है। राजस्थान के बाड़मेर से किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे किस आधार पर है दोस्तों, इसका जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना, इसकी सोच ये समाप्त करना चाहता है इंडिया अलायंस। मैं जरा कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, आपके ये साथी, ये आपके इंडिया अलायंस के साथी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? आखिर किसके दबाव में आपका ये गठबंधन हमारे परमाणु खिलाफ, ये इंडिया अलायंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए हैं, ये इनके मैनिफेस्टो में भी नजर आता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो बंटवारे की गुनहगार मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। अब इंडिया अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे। दोस्तों इंडिया गठबंधन में शामिल वो कौन सा दल है दोस्तों जिसके घोषणा पत्र में भारत के परमाणु हथियार नष्ट करने की बात की गई है, जैसे पीएम ने कहा है? आखिर हमारे देश में की कौन सी पार्टी है जिसे भारत के परमाणु बम से नफरत है दोस्तों? ये वामपंथी दल सीपीआईएम का मैनिफेस्टो है दोस्तों। साल 2024 के चुनाव में सीपीआईएम के इस घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है कि उसकी सरकार आने पर भारत के सभी परमाणु हथियार खत्म कर दिए जाएंगे। मतलब हमारे देश की एक पार्टी हमारे देश के परमाणु हथियारों को खत्म करना चाहती है। सीपीआईएम के घोषणा पत्र में कैसे चीन की छाप नजर आ रही है, यह आपको दिखा रहा हूं। सीपीआईएम के घोषणा पत्र में देश को चिंता होनी चाहिए और चिंता में डालने वाली 4 बड़ी बातें हैं दोस्तों। पहली बड़ी बात यह है भारत के सभी परमाणु हथियार खत्म कर दिए जाएंगे। दूसरी बड़ी बात है क्वाड और I2U2 के साथ अमेरिका से हुए रक्षा समझौते से भारत को बाहर निकाला जाएगा। क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश शामिल हैं, जबकि I2U2 में भारत और अमेरिका के अलावा इजराइल और यूएई भी शामिल है। खास बात यह है कि इस संगठन से चीन को तकलीफ होती है। चीन, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तीसरी बड़ी बात इस मैनिफेस्टो में यह है कि हमारे इलाके से सभी विदेशी मिलिट्री बेस हटा दिए जाएंगे। इसमें हिंद महासागर में मौजूद अमेरिका का बेस डियोगो गार्सिया का जिक्र भी किया गया। इस इलाके में अमेरिका की मौजूदगी चीन को काउंटर करने के लिए जरूरी है। और चौथी बड़ी बात इस मैनिफेस्टो में दोस्तों यही है कि भारत के सैन्य बेस पर किसी दूसरे देश की सेना को आने की इजाजत नहीं मिलेगी जो किसी वॉर या सैन्य संघर्ष में शामिल है। यानी सीधा इशारा रूस और इजराइल के लिए है। इस घोषणा पत्र को देखने के बाद मुझे लग ही नहीं रहा है दोस्तों, मुझे विश्वास है कि यह भारत की किसी पार्टी का घोषणा पत्र कैसे हो सकता है, क्योंकि ऐसी मंशा तो देश के दुश्मन रखते हैं। क्या यह घोषणा पत्र चीन को खुश करने के लिए बनाया गया है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल यह पूछा कि आखिर इस तरह का घोषणा पत्र किसके इशारे पर तैयार हुआ है? दोस्तों अगर आप देखेंगे हमारे देश के भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को अपनी शक्ति का ट्रेलर दिखाया था। उस मिशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। तब से लेकर अब तक भारत परमाणु के क्षेत्र में बहुत बड़ी शक्ति बन चुका है। क्या क्या कर सकते हैं हम, ये आज आपको मैं दिखाता हूं और आपको देखना चाहिए दोस्तों, और अपने देश पर गर्व होना चाहिए, अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए दोस्तों।
मैं वामपंथी नेताओं को भी यह बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में भारत जल, थल, वायु तीनों जगह से दुश्मन देश पर परमाणु हमला कर सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों बात दरअसल यह है कि भारत लेकिन बात दरअसल यह है कि थल, वायु सभी जगह दुश्मन देशों पर परमाणु हमला हम कर सकते हैं, लेकिन भारत की नीति यह है कि हम पहले वार नहीं करते दोस्तों। हमारे पास राफेल, सुखाई, मिराज जैसे परमाणु से लैस फाइटर जेट है दोस्तों जो दुश्मन के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हमारे पास अग्नि 5 मिसाइल है जिससे एक साथ कई परमाणु बम गिराए जा सकते हैं। इसीलिए हमारी ताकत को कोई कम करने नहीं सकता और कम आंक नहीं सकता। भारत के पास इस वक्त दोस्तों ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसके सामने दुश्मनों की बड़ी बड़ी मिसाइलें हाफने लगती हैं। सिर्फ हमला करने में ही नहीं दोस्तों, हम रक्षा करने में भी सक्षम हैं और इसमें हमारा कोई जवाब नहीं है दोस्तों। भारत के पास S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो परमाणु मिसाइल हमला रोकने में सक्षम है। यानी हमारे देश पर अगर दुश्मन परमाणु मिसाइल से हमला करता है तो उसे हम रास्ते में ही तबाह कर सकते हैं। और आप हमारी इस ताकत को खत्म करने की कोशिश करते हैं CPIM। ये सोच चीन और पाकिस्तान में तो चलेगी, लेकिन भारत में रहकर ऐसी देश विरोधी सोच नहीं चलने वाली है दोस्तों। ये हमारी परमाणु ताकत है दोस्तों, और उसे कोई भारत से छीनने की बात करेगा तो ये देश हित है, और ये देश हित में है कि मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊं, और आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है दोस्तों। भारत का परमाणु संपन्न रहना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमारा देश और हमारे देश के पास दो ऐसे पड़ोसी हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों देश लगातार चोरी छिपे परमाणु बम का स्टॉक बढ़ा रहे हैं, और ये दोनों देश दोस्तों भारत को पसंद नहीं करते, ये भारत का हित नहीं चाहते, भारत की ग्रोथ नहीं चाहते। दोनों देश के साथ भारत युद्ध लड़ चुका है, इसीलिए खतरा बड़ा है और भारत का परमाणु संपन्न रहना जरूरी है। जब बात परमाणु और चीन पाकिस्तान की चल रही है दोस्तों, तो आपको पाकिस्तान के लिए मोदी सरकार के नए ऑफर के बारे में मैं बताना चाहता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ऑफर दिया है कि अगर तुमसे आतंकवाद खत्म नहीं हो पा रहा है तो भारत अपनी मदद करने के लिए तैयार है। मतलब अंदर घर में घुस के पाकिस्तानी आतंकवादियों को खत्म कर सकता है दोस्तों। पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के बड़े बड़े नेता पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा रहे हैं। जरा सुनिए। यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सहयोग करने को तैयार है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। पहले पाकिस्तान भारत के अंदर कहीं भी विस्फोट करा देता था, और अब हालात ये है अगर कहीं पे किसी बारूद में ही कोई पटाखा भी जोर से बच जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं हमने नहीं किया। मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर दोस्तों, मैंने CPIM जो भारत का वामपंथी दल है उसका मैनिफेस्टो पढ़ा और आपके सामने रखा। दोस्तों, ये मैनिफेस्टो में एंटी नेशनल सोच जो है वो साफ दिख रही है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, ये वादा न्यूक्लियर हथियारों को हटा देने का कर रहे हैं। अब तर्क सुनिए मेरे से। तर्क यही है कि इंडिया US न्यूक्लियर डील के समय यही CPIM वाले खिलाफ खड़े हुए थे दोस्तों, याद करिएगा। तर्क यही है दोस्तों कि CPIM की भक्ति करने वाले ये लोग चीन के 500 न्यूक्लियर हथियारों पर कुछ नहीं बोलेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर
भारत न्यूक्लियर हथियारों को रखे, न्यूक्लियर शक्ति रहे, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। दोस्तों भूलिएगा मत, जुलाई 2021 को सीताराम येचुरी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को धन्यवाद दिया था उसके 100 साल कंप्लीट होने के लिए। तभी लोग कहते हैं दोस्तों इनको सी फॉर चीन, सी फॉर कम्युनिस्ट पार्टी और सी फॉर सीपीआई। दोस्तों अब मैं आपका ध्यान दूसरे सवाल की तरफ करना चाहता हूं जो आपने मुझसे पूछा था। आपने पूछा था कि बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस चले जाने के बाद क्या होगा, और यह सवाल आपने इसीलिए पूछा था दोस्तों क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने तो मतदाताओं को धमकी दे दी। उस धमकीबाज विधायक का नाम है हमीदुर रहमान। पहले मैं आपको ममता बनर्जी के धमकी वाले एमएलए की कथनी सुनाता हूं कि कैसे ये वोटर्स को धमकी दे रहा है। আর কিছু কিছু বিজেপি ভাই, কিছু কিছু সিপিএম কংগ্রেস ভাই টুকটুক আছে, আমি তাদের অনুরোধ করছি যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ফোর্স 26 তারিখ পর্যন্ত থাকবে, তারপরে আমাদের এই ফোর্সদের সঙ্গে থাকতে হবে। আমরা সত্যি কথা বলছি, বিজেপি যদি কোনো কাজ করে থাকে দেখান, আমরা সব বিজেপিতে যাব। কংগ্রেস যদি কোনো উন্নয়নের কাজ করে দেখাইছে দেখান, আমরা সহ যাব। সিপিএম যদি করে দেখাইছে আমরা যাব সিপিএম। নইলে আমরা বলছি অনুরোধ করে আহ্বান করে মূল্যবান ভোটগুলো নষ্ট করবেন না, বাদরামি করবেন না। 26 তারিখে সেন্ট্রাল বাহিনী চলে যাবে, তারপরে আমাদের এই সেন্ট্রাল বাহিনীরা থাকবে, তখন অভিযোগ করবেন না যে আমার কি হলো। दोस्तों ये कैसी भाषा है दोस्तों, ये कैसी जुबान है। ममता बनर्जी के विधायक कहते हैं कि 26 तारीख के बाद सेंट्रल फोर्स चली जाएगी, तब क्या होगा? इसका मतलब क्या है दोस्तों? क्या सेंट्रल फोर्स जाने के बाद उन लोगों पर हमला होगा जो टीएमसी को वोट नहीं देंगे? ये कहना कि 26 तारीख के बाद हमारी फोर्सेस के साथ ही रहना होगा, इसका मतलब क्या है? 26 मई के बाद जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, सेंट्रल फोर्सेस बंगाल से चली जाएगी, तो क्या उन लोगों को पुलिस के जरिए टॉर्चर कराया जाएगा? क्या कहना चाहती है टीएमसी? इस तरीके से डरा धमका के वोट हासिल करने की बात हो रही है, क्योंकि एक बार फिर ममता बनर्जी के धमकीबाज वाले विधायक का बयान सुनिए। ये धमकी है। কিছু বিজেপি ভাই, কিছু কিছু সিপিএম কংগ্রেস ভাই টুকটুক আছে, আমি তাদের অনুরোধ করছি যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ফোর্স 26 তারিখ পর্যন্ত থাকবে, তারপরে আমাদের এই ফোর্সদের সঙ্গে থাকতে হবে। আমরা সত্যি কথা বলছি, বিজেপি যদি কোনো কাজ করে থাকে দেখান, আমরা সব বিজেপিতে যাব। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के गुंडे खुल्लम खुल्ला मतदाताओं को धमका रहे हैं, यह लोकतंत्र की शोकांतिका का संकेत है। ममता बनर्जी स्वयं भी मतदाताओं को धमकाती रही है। दोस्तों ये कोई पहला मामला नहीं है जब टीएमसी की ओर से मतदाताओं को ऐसी धमकी दी गई। कैसे कैसे धमकी दी जा रही है दोस्तों, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, ये धमकीबाज किस तरीके से धमकी देते हैं। ज्योतिलेश्वर मंडल, फरवरी 2024 को टीएमसी को वोट नहीं दिया जाएगा तो हाथ काट दूंगा, ममता बनर्जी के विधायक। आगे बढ़ना चाहता हूं दोस्तों, नरेंद्र चक्रवर्ती साल 2022 में बीजेपी वोटर अपने रिस्क पर बीजेपी को वोट करे, ममता बनर्जी के विधायक। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, अनुव्रत मंडल इस वक्त जेल में, साल 2016 में कहते हैं जो टीएमसी को वोट नहीं देगा उसका हिसाब कर दिया जाएगा, उसको हिसाब सिखाऊंगा। इस वक्त व्यक्ति जेल में, ममता बनर्जी के राइट हैंड। तो ये पूरी की पूरी जो बात है दोस्तों, ये सभी धमकियां, ये सारा बवाल वोट दोस्तों, ये सारा बवाल जो है वोट के 2024 के चुनाव में जीतने के लिए हर दांव आजमाए जा रहे हैं। धमकी तो धमकी ही सही। याद रखिए, ये वही दीदी है जो कल कह रही थी अपना दिमाग ठंडा ठंडा कूल कूल रखो, लेकिन आज दीदी क्या अपने धमकीबाज एमएलए को भी दिमाग ठंडा रखने के लिए कहेंगी आप? अब आपको ममता बनर्जी का वो बयान सुनाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 400 सीटों की गारंटी पर चैलेंज कर दिया। आज पूरा देश कह रहा है 4 जून 400 पार, 4 जून। पहले कहा था अब की बार 200 पार, हो गया 70 में खत्म। और अभी कहता है आपका बार 400 पार। मैंने बोला पहले 200 तो करो, उसका बाद 70 कटो।
दोस्तों बंगाल से एक और बड़ी बात यही है और ये आपको बात जाननी चाहिए कि देश की सुरक्षा से जुड़ी है दोस्तों। बेंगलोर कैफे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कलकत्ता से गिरफ्तार हुआ एनआईए और पुलिस की टीम ने मिलकर कलकत्ता से मुख्य आरोपी मुसाफिर हुसैन शबीब और अब्दुल मतीन ताहो को पकड़ा है। मुसाफिर ने कैफे में विस्फोट रखा था, इससे आईएसआईएस का मॉड्यूल बताया जा रहा है दोस्तों, और अब्दुल मतीन ताहा ने मुसाफिर के साथ मिलकर प्लानिंग की थी। 1 मार्च 2023 को बेंगलोर के कैफे में ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कर्नाटक के शिवमोगा का रहने वाला है और गिरफ्तारी कहां से हुई दोस्तों? कलकत्ता से। शिवमोगा से कलकत्ता की दूरी 2000 किलोमीटर है। 1 मार्च 2023 को बेंगलोर के कैफे में ब्लास्ट हुआ था। वो टोपी वाला संदिग्ध सीसीटीवी में दिख गया है, याद होगा आपको दोस्तों सीसीटीवी। 27 मार्च को बंगाल से मुजम्मिल नाम के एक आरोपी को पकड़ा गया और उसके बाद 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सूचना देने में 10-10 लाख का इनाम रखा गया और आखिरकार करीब 13 महीने के बाद दोस्तों 13 दिन का बेंगलोर कैफे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। दोस्तों संदिग्ध आतंकवादी की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल कैसे हो रहा है, अब यह आपको देखना जरूरी है। हमारे देश में टेरर पे भी पॉलिटिक्स है दोस्तों। बीजेपी ने इस बात पर जानबूझकर जोर दिया है कि ब्लास्ट के आरोपी कलकत्ता से पकड़ा गया है। ममता बनर्जी ने तुरंत जवाब दे दिया कि भाई बंगाल में तो सिर्फ 2 घंटे में ही छिपे गए आरोपी पकड़े गए, 2 घंटे में ही पकड़े गए आतंकवादी। यानी बीजेपी आरोप लगा रही है कि दीदी अपनी पीठ थपथपा पा रही है। बीजेपी कहना चाहती है कि आरोपियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया। ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा, यानी क्रेडिट की होड़ है। सच यही है दोस्तों कि एनआईए के साथ साथ राज्य की पुलिस ने मिलकर काम किया है, पर एनआईए सबसे आगे थी दोस्तों। बीजेपी यह कह रही है कि ममता राज में पश्चिम बंगाल आतंकियों का अड्डा बन चुका है, यानी महफूज अड्डा बन चुका है दोस्तों। टीएमसी कह रही है बंगाल पर उंगली उठाने वाले से पहले बीजेपी इस बात का जवाब दे कि जहां उनकी सरकारें हैं क्या वो राज्य सुरक्षित है। देखिए बेंगलोर ब्लास्ट के आरोपियों पर यह सियासी फाइट की पूरी पिक्चर दोस्तों। খড়ংবাজ বলেছে ব্যাঙ্গালোরে একটা বোমা পড়েছিল, লোকগুলো কর্ণাটকের, আমাদের এখানকার নয়। 2 ঘন্টায় বাংলায় লুকিয়েছিল, 2 ঘন্টার মধ্যে আমরা ধরে দিয়েছি আমাদের পুলিশ। আর সেখানে বলছে বাংলা সেফ নয়, তোর দিল্লি সেফ। The hands of law have started moving. The culprits have been caught. That is something which will be encouraging to those who believe in democracy. India is a great country. Bengal is a famous part of that. Whether a criminal tries to hide anywhere in India, he will be arrested. That is a lesson which you have learned from this. आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, टेरर, माफिया एंड करप्शन बचाव हो चुका है। सवाल तो ये उत्पन्न होता है कि पश्चिम बंगाल हर प्रकार के आतंकी और जिहादी और इस प्रकार के उग्रवादी मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक सेफ हेवन, एक अड्डा क्यों बन चुका है। दोस्तों बड़ी बात यही है कि एनआईए ने आखिरकार आतंकवादियों को पकड़ लिया है। दोस्तों मेरा आज का अगला सवाल जो आपने मुझसे पूछा था कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होगा या लगेगा, दोस्तों मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रहा हूं कि दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। मैं आपको आतिशी के आरोपों पर विस्तार से बताऊंगा दोस्तों, पर पहले कुछ दिलचस्प बात देखिए जो आपको देखना जरूरी है। मैं आज आपको एक एक कर बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी में आखिर चल क्या रहा है, दिल्ली में हो क्या रहा है दोस्तों। जहां एक तरफ दिल्ली में कई नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी और केंद्र पर हमलावर है, वहीं कुछ बड़े नेता सीन से शायद गायब है। नो, मैं ऐसा नहीं कह रहा दोस्तों, लेकिन लोग ऐसा बोल रहे हैं। अब आप देखिए फैक्ट्स क्या है दोस्तों ध्यान से देखिएगा। दोस्तों संजय सिंह ने जब से जमानत पर बाहर हुए हैं तब से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर 6 ट्वीट्स किए, टोटल ट्वीट्स उनने 12 किए हैं। दोस्तों अगर संजय सिंह के बाद मैं दूसरे की बात करूं तो विक्रम सिंह साहनी ने अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से लेकर अब तक सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं किया, जबकि इसके अलावा वो 27 ट्वीट कर चुके हैं दोस्तों। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसद हरभजन सिंह ने भी अरविंद केजरीवाल से जुड़ा कोई भी ट्वीट नहीं किया है, जबकि 15 अन्य ट्वीट वो कर चुके हैं दोस्तों।
दोस्तों बलबीर सिंह सीचेवाल ने भी अरविंद केजरीवाल को लेकर 0 पोस्ट किया है। दोस्तों आपको बता दें ये सभी आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। एक तरफ संजय सिंह सोशल मीडिया पे पूरे एक्टिव है, दूसरे इतने एक्टिव क्यों नहीं है? अगर आप जानते हैं तो आप भी मुझे बता दीजिएगा। अब ये तो हो गई भाई इनकी बातें, अब आते हैं आतिशी जी के आरोप पे। अब आतिशी जी कह रही हैं और एक एक कर वो आरोप को हम देखते हैं। आतिशी जी का दोस्तों क्या कहना है? आतिशी जी का कहना है कि भाई आरोप नंबर 1 ये है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। आरोप नंबर 2 ये है कि बीजेपी की राजनीतिक साजिश चल रही है। आरोप नंबर 3 आतिशी जी का यही है दोस्तों कि ये गृह मंत्रालय से एलजी शिकायत कर रहे हैं। आरोप नंबर 4 ये है कि संवैधानिक खतरा दिखा रहे हैं एलजी। ये 4 बड़े आरोप हैं दोस्तों आरोप नंबर 5 ये भी है कि अफसरों की कुछ महीनों से पोस्टिंग नहीं हो रही है। और दोस्तों आतिशी जी बीजेपी और दिल्ली के एलजी पर गंभीर आरोप लगा रही। क्या दिल्ली में सच में राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या वाकई दिल्ली में राजनीतिक संकट पैदा हो रहा है? बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के आरोप कितने जायज हैं? बीजेपी कैसे आम आदमी पार्टी पर पलटवार कर रही है? दोस्तों आपको एक एक करके मैं समझाता हूं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जहां घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ पहुंच जाने के बाद अब आम आदमी पार्टी बीजेपी पर राजनीतिक षड्यंत्र रचाने का आरोप लगा रही है ताकि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाए। सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर भी गृह मंत्रालय को बार बार चिट्ठी लिखकर अफसरों के मीटिंग में न आने की शिकायत कर रहे हैं। बीजेपी पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी से सवाल कर रही है कि जिसके पास 62 विधायक हैं, आखिर उन्हें राष्ट्रपति शासन का भय क्यों है? अरविंद केजरीवाल जी सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि वो जेल से सरकार चलाने पे आतुर हैं। 60 से ज्यादा आपके पास विधायक हैं, क्या उनमें से एक भी योग्यता नहीं रखता सीएम बनने का? सवाल है कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी में कोई संकट पैदा होने वाला है? क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की वजह बनती जा रही है, या फिर चुनावी मौसम में सिर्फ जुबानी जंग को धार देने की केवल कोशिश भर है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी जी ने कहा था कि उनको बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर आ रहा है, वरना उन पे ईडी की कार्रवाई हो जाएगी। अभी तक वो नाम को डिस्क्लोज नहीं कर पाई है। दोस्तों अब सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी की ये जो राष्ट्रपति शासन की बात है उसमें तथ्य क्या है? दोस्तों कानून व्यवस्था अगर फेल हो जाए तब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो उपराज्यपाल केंद्र सरकार से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं ऐसे सिनेरियो के अंदर। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कानून व्यवस्था फेल होने पे नहीं लगाया है। यही यदि वह दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो इससे विपक्ष को यह कहने का अवसर मिल सकता है कि केंद्र सरकार विपक्षी सरकारों को परेशान कर रही है, तो यह पॉलिटिकली लॉजिकल नहीं है। दूसरी ओर आतिशी जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि और दावा किया है कि उनके पास पूरा बहुमत है और फरवरी को वो अब उनकी पार्टी ने सदन में पास भी किया है बहुमत। कि चाहे 2013 का चुनाव हो, चाहे 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो, या 2022 में हुआ एमसीडी का चुनाव हो, कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैर कानूनी होगा, गैर संवैधानिक होगा और दिल्ली की जनता के जनादेश के खिलाफ होगा। कुछ ही दिन पहले 17 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करके कॉन्फिडेंस मोशन लाके अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपनी मेजॉरिटी को साबित किया है कि चाहे अरे आतिशी जी पूरी बहुमत आपके पास है,
पूर्ण बहुमत की सरकार में राज्य शासन जो है वो कैसे लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर से राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? मुख्यमंत्री आपको बनाना है, अगर आप किसी और को बनाना चाहती हैं, आपकी पार्टी को बनाना है या आप जेल से ही सरकार चलाना चाहती है, आपका डिसीजन है। पूर्ण बहुमत है तो घबराहट इतनी क्यों दोस्तों? मेरा आज का अगला सवाल यही है कि क्या इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ रहा है नॉनवेज? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन को मुगलिया सोच से जोड़ते हुए विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। दोस्तों, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधमपुर की चुनावी रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मटन वाले और तेजस्वी यादव के मछली वाले वीडियो को लेकर निशाना साधा है। मैं आपको बता देता हूं कि हाल ही में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मछली खाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर नवरात्रि के दिन डाला था दोस्तों, जबकि कुछ महीने पहले राहुल गांधी ने सावन के महीने में मीसा भारती के घर पर मटन बनाते हुए एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। पीएम मोदी ने दोस्तों कहा कि ये लोग वीडियो जारी कर देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, अब आपको मैं ये सुनाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये इंडिया गठबंधन की मुगलिया सोच पर क्या बोला। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना आप किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? ये लोग ऐसा जानबूझकर इसलिए करते हैं ताकि इस देश की मान्यताओं पर हमला हो। ये इसलिए होता है ताकि एक बड़ा वर्ग इनके वीडियो कर देखकर चिढ़ता रहे, असहज होता रहे। समस्या इस अंदाज से है, तुष्टीकरण से आगे बढ़कर ये इनकी मुगलिया सोच है। लेकिन ये लोग नहीं जानते, जनता जब जवाब देती है तो बड़े बड़े शाही खानदार के युवराजों को बेदखल होना पड़ता है। दोस्तों, अब मैं आपको दो तस्वीर दिखाना चाहता हूं। एक तरफ इफ्तार के मौके पर तेजस्वी यादव नजर आएंगे, इफ्तार पार्टी में खाएंगे, ये तस्वीर पिछले साल की है दोस्तों। वही दूसरी तरफ वो नवरात्र में मछली खाएंगे और सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। एक तरफ सफेद टोपी पहनेंगे, व्हाइट कुर्ता पहनेंगे लोगों की भावनाओं को रिस्पेक्ट करने के लिए, तो दूसरी तरफ जो है नवरात्रि के समय नॉनवेज को सार्वजनिक रूप से डालेंगे और 24 घंटे पुराना वीडियो नवरात्रि के दिन पोस्ट करेंगे। इसीलिए सवाल उठ रहा है दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट सवाल पे बढ़ना चाहता हूं और ये सवाल भी जो है आपने हमसे पूछा है दोस्तों। देश में चुनावी प्रचार की तो बातें आपने सुन ली, पर ये जंग जो चल रही है, चुनावी जंग आपने देख ली, पर मैं आपको सीमा से आई असली युद्ध की तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। भारतीय सेना ने सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर टैंक नष्ट करने वाली मिसाइल को लॉन्च किया है और आप इस समय उसी सैन्य अभ्यास की तस्वीर देख रहे हैं। भारतीय सैनिकों ने एंटी टैंक मिसाइल का लाइव टेस्ट किया दोस्तों, उसे लॉन्च करके दुश्मन टैंक को खत्म करने की प्रैक्टिस की है। इसका निशाना सटीक है कि दुश्मन के एक टैंक के लिए बस एक ही मिसाइल काफी होगी। और मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं दोस्तों, वो देश के दुश्मनों को चेतावनी देने वाली है। दोस्तों, चीन के लिए एक और मुसीबत सामने आ गई दोस्तों। दूसरी सीमा पर भी ध्यान दीजिए। मैं बात कर रहा हूं कि चीन की पूर्वी सीमा की, जी हां, जहां पे अमेरिका सहित 3 देशों की नेवी मौजूद है। समंदर में धुआंधार प्रैक्टिस हो रही है। चीन की समुद्री सीमा के पास अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोत भी मौजूद है। इसे एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं और ये हर मिनट में कई फाइटर जेट्स को आसमान में लॉन्च कर सकते हैं। ये चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि बीजिंग में इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन है, क्योंकि चीन को उसकी 2 सीमाओं पर ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं। एक तरफ मिसाइलें हैं दोस्तों, एक तरफ मिसाइलें हैं तो दूसरी तरफ युद्धपोत और लड़ाकू विमान है। आप इस समय शी जिनपिंग की हालत सोचिए जरा दोस्तों उनकी हालत के बारे में। एक सीमा चीन के टैंक को चुनौती मिल रही है एक तरफ, तो दूसरी तरफ चीन की नौसेना को चैलेंज मिल रहा है। आगे क्या होने वाला है देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में।
72 घंटे तक अमेरिका सहित 3 देशों के युद्धपोतों ने चीन की सीमा पर समुद्र मंथन किया। अमेरिका अकेले नहीं आया, साथ में जापान और दक्षिण कोरिया की नेवी को भी लेकर आया। 10 अप्रैल से शुरू होकर ये युद्धाभ्यास 12 अप्रैल तक चलता रहा। इन तस्वीरों में चाइनीज सेना को अपने लिए मुसीबत दिख रही है। अमेरिका की नौसेना अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट चीन के खिलाफ उतारा। चीन के बॉर्डर के पास इसने अपने F-18 लड़ाकू विमानों को हवा में लॉन्च किया। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले ये युद्धपोत अपने साथ 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर ले जा सकते हैं। इसके बेड़े में भी कई ऐसे जहाज और पनडुब्बियां हैं जो दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज की प्लानिंग चीन की पूर्वी सीमा से करीब 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई। वहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम फूमियो किशिदा और फिलीपींस के प्रेसिडेंट फर्डिनांड मार्कोस मिले। इनकी मीटिंग हुई और चीन के खिलाफ गठबंधन को और मजबूत करने की प्लानिंग हो गई। बाइडेन ने वहीं पर चीन को चेतावनी देने वाला ऐलान भी कर दिया। बाइडेन की बात का मतलब समझने के लिए चीन और फिलीपींस से आई ये तस्वीर देखिए। इन देशों की सेनाओं के बीच समंदर में अक्सर टकराव हो रहे हैं। वहां सागर में कुछ इलाका ऐसा है जिस पर चीन गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, पर बाइडेन ने चीन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका की सेना चीन के खिलाफ जापान और फिलीपींस की रक्षा करेंगी। दूसरी बड़ी बात कि अगर फिलीपींस के विमान, जहाज या सेना पर हमला हुआ तो समझौते के तहत अमेरिका दखल देगा। ये समझौता 1950 के दशक में ही अमेरिका और फिलीपींस के बीच हुआ था। बाइडेन के एंटी चीन गठबंधन से पहले चीन को चिंता में डालने वाली एक और खबर आई। 7 अप्रैल को अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने चीन के पास एक और विवादित इलाके दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक एक्सरसाइज किए। इसका मतलब है कि अमेरिका ने चीन के पड़ोसियों के साथ मिलकर जिनपिंग को घेरने का प्लान बना लिया है। अमेरिका के जवाब में चीन ने भी उसी इलाके में एक सैन्य अभ्यास किया, यानी मिलिट्री का जवाब देने के लिए मिलिट्री आ रही है। अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही टेंशन है और ऐसे हालात में 72 घंटों तक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। आसान भाषा में समझें तो ये युद्ध की तैयारी है। अगर कभी इस इलाके में अमेरिका और चीन की सेना के बीच जंग हुई तो उसकी तैयारी बाइडेन की सेना ने कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, यानी भारत के दोस्त भी चीन के करीब जाकर शी जिनपिंग की सेना को काउंटर कर रहे हैं। इसका एक फायदा हमें भी होगा। अब चीन हर मोर्चे पर इतना उलझ जाएगा दोस्तों कि उसकी चालाकियां जो है वो खत्म हो जाएगी और वो ज्यादा चालाक नहीं हो सकता। भारत ने चीन सीमा पर 2 तरीके की तैयारियां की है। पहली सेना वाली तैयारी और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली तैयारी, और ये दूसरी तैयारी चीन को बहुत दुख दे रही है दोस्तों। भारत चीन सीमा पर 20 सुरंगों की तैयारी है दोस्तों। 1-2 नहीं बल्कि पूरी 20 सुरंग दोस्तों। 15,800 फीट पर लद्दाख में शिंकुला सुरंग बन रही है और ये तैयार होने के बाद दुनिया के सबसे ऊंचे इलाके में बनी सुरंग होगी। सोचिए कि ना अमेरिका ने बनाया ना चीन ने बनाया, इसे भारत ने बनाया। अगला रिकॉर्ड तो चीन का दर्द और बढ़ा देगा। चीन सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर न्योमा एयरफील्ड बन रही है दोस्तों। यह दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड होगा जहां से फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, टैंक जो है, फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो टेक ऑफ होंगे दोस्तों। सीमा सड़क संगठन यानी BRO का बजट 4 गुना बढ़ चुका है और अब ये 14,000 करोड़ से भी ज्यादा है। 2014 से 22 तक सीमा पर 6,800 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बनी है। कुल मिलाकर बॉर्डर पर डेवलपमेंट का अगला पिछला सारा हिसाब चुकता करने की तैयारी है। चीन देखता रह गया और पिछले 10 सालों में भारत की सरकार और सेना ने वो करके दिखा दिया जो किसी ने कभी नहीं सोचा था दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ये तो साफ है कि चीन भारत की आर्थिक और सैन्य शक्ति से उसको चिंता हो गई। अब मैं दूसरी बात करना चाहता हूं जो आपका अगला सवाल था दोस्तों। चीन ने सुना है कि जब से चीन ने सुना है कि टेस्ला कंपनी के CEO एलॉन मस्क भारत जाकर नरेंद्र मोदी से मिलने वाले, तब से चीन की सरकारी मीडिया ने भारत के बारे में उल्टे सीधे बयान देना शुरू कर दिया। ऐसी घबराहट हो गई है कि मैं सोच ही नहीं सकता दोस्तों। ये चीनी एक्सपर्ट वीडियो पोस्ट कर रहे हैं जिसमें दावे किए गए हैं कि भारत जाने से टेस्ला को फायदा नहीं होगा। चीन की इस घबराहट की पोल खोलने के लिए आज मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाने वाला हूं दोस्तों। ये आंकड़े से आपको पता चल जाएगा कि कैसे
टेस्ला ने चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को, जो चीन को इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बादशाह बनाने में टेस्ला का योगदान था दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अब साल 2001 में चीन में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी और मोटर पर रिसर्च शुरू हो गई थी, लेकिन 15 साल बीतने के बाद भी 2016 तक चीन इलेक्ट्रिक कारों के मामले में अमेरिका से पीछे रहा। इसके बाद साल 2019 आया, तब चीन में टेस्ला ने अपनी विशाल फैक्ट्री की शुरुआत की और वहां की कंपनियों के साथ मिलकर गाड़ियों का प्रोडक्शन शुरू कर दिया और इसका नतीजा चौंकाने वाला हुआ दोस्तों। 2021 में चीन में सिर्फ 13 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां थी और वो बढ़कर 2023 में 68 लाख तक पहुंच गई। 5 गुना दोस्तों, उससे भी ज्यादा उसकी बढ़ोतरी हुई। ये कैसे हुई ये मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। असल में चीन की कंपनियों को टेस्ला के साथ काम करने का फायदा मिला दोस्तों। टेस्ला ने वहां की लोकल कंपनियों के साथ मिलकर, वहां की लोकल कंपनियों के साथ टेस्ला मिली और टेस्ला लोकल कंपनियों के साथ मिली दोस्तों, और उसके बाद में जाके उसने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई। ये पूरी रिपोर्ट आप समझिए कि चीन क्यों घबराया है टेस्ला की हिंदुस्तान में एंट्री से। दोस्तों इकोनॉमी की रफ्तार के मामले में देखिए, भारत इस समय दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जबकि चीन भारत से पीछे है। उसकी इकोनॉमी सुस्त हो गई है दोस्तों। कुछ दिनों से कछुए की रफ्तार को जो के समान चल रही है दोस्तों चीन की इकोनॉमी। जीडीपी की रफ्तार में तो यही दिख रहा है। 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट 7% से ज्यादा थी दोस्तों, वहीं चीन सिर्फ 4.6% पे है दोस्तों, काफी पीछे। अब भारत की स्पीड अगर ज्यादा है तो बाहर से लोग आ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, डॉलर और आ रहा है। 2021 से 22 के बीच में $65 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है, 400% बढ़ गया है। जबकि चीन में पिछले साल सिर्फ $20 बिलियन आए हैं और ये 30 सालों में सबसे कम है। अब यह कुछ दोस्तों बढ़िया है तो कंपनियां भी इंडिया शिफ्ट हो रही है, क्योंकि उनको पता है इंडिया ही ग्रोथ कर रहा है। हर 10 में से एक कंपनी जो चीन में वो भारत में शिफ्ट होना चाहती है, जबकि हर 5 में से एक कंपनी वो चीन से दूरी बना रही है, वो चीन से बाहर जाना चाहती है, वहां बिजनेस नहीं करना चाहती दोस्तों। तो लोग चीन से हट रहे हैं और भारत की तरफ आ रहे हैं दोस्तों। इस वक्त स्थिति सिर्फ साफ है कि भारत एक शक्ति के रूप में मर्ज हो रहा है। इलॉन मस्क हिंदुस्तान में टेस्ला लेके आ रहे हैं। चीन को घबराहट है, आर्थिक सैन्य रूप से अब भारत महाशक्ति बन रहा है, चीन पीछे जा रहा है। मेरे साथ आपके सवाल के इस एक्सक्लूसिव एपिसोड में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा सवाल आपके होंगे, जवाब मैं दूंगा।